Hello everyone, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. I am really happy to announce this thing कि मेरा पहला digital merch is finally available now for all the members of this channel. I have been thinking about this thing कि channel members के लिए मैं कुछ add करूँ and I'm starting with these 4 stickers. So join my membership to use these stickers and this is just the beginning. मैं sticker से शुरुआत करूँगा लेकिन I am thinking of adding a lot more things to my membership क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से membership वहाँ पे है तो लेकिन I wasn't providing much. So अब मैं सोच रहा हूँ कि I will do case specific for membership only. Cases हो गए, more stickers, more footage will be there, so it is beneficial for you and you will get some content out of it. So if you guys want and if you guys can join my membership for these 4 stickers और मैं उसमें अब और भी content add करने वाला हूँ, so stay tuned for that. This is the first time that I am actually selling something that I've worked on, so I just want to see the response कि कैसा होता है, cause इसके हिसाब से ही I will work on merches. ठीक है, merch पे इसके हिसाब से काम करूँगा मैं. But yeah, let's come back to this case now. केरला के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है कि कहीं दिनों से एक लेक के किनारे पर एक ब्लू कलर का ड्रम पड़ा हुआ था और उसे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी. लेकिन जब पुलिस वहाँ इस कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो मूवीज़ में भी नहीं होता है. दे काइंड ऑफ थॉट कि मे बी दिस इज समथिंग एक्चुअली आउट ऑफ बुक्स, पर इसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे जिसके लिए केरला की पुलिस या फिर केरला के सिटीजन भी तैयार नहीं थे अभी तक. सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड केरला's ड्रम मर्डर. जनवरी 2018 के दिन केरला पुलिस को लोकल से कॉल आता है ये बताने के लिए कि कोची के आउटस्कर्ट्स में कुंबलम लेक के किनारे काफ़ी महीनों से एक ब्लू ड्रम पड़ा हुआ था जिसमें से पिछले कई दिनों से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी. आई सेड कुंबलम, लेकिन जब मैं कर्नाटका में रहता था तो पीपल यूज्ड टू से कुंबड़म. So I don't exactly know how to pronounce it right. Please correct me if I'm wrong. ठीक है, कुंबड़म I think so it is. That's how it's pronounced. So कुंबड़म के इस लेक के किनारे पे एक ड्रम था और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इससे बदबू क्या आ रही है और ये यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहा है या फिर ये ड्रम यहाँ पे आया कैसे, ये भी किसी को नहीं पता था. इस लेक के किनारे बहुत सारे फिशरमैन काम करते थे तो उनके लिए ऐसा रैंडमली ड्रम देखना बहुत ज़्यादा अजीब सा था. दे हैड बिन वर्किंग देयर फॉर मंथ्स और उन्होंने कभी भी ऐसा ड्रम या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी. तो जब पुलिस वहाँ पहुंची और उन्होंने फिशरमैन से पूछताछ करना शुरू करा तो उन्होंने उन्हें बताया कि काफ़ी महीनों पहले सफाई करने पे लेक की सफाई करने के बाद उन्हें ये ड्रम एक बार ही दिखा था. लेकिन जब उन्होंने इस ड्रम को पहली बार देखा था तो उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और उन्हें ऐसा लगा कि शायद से बहते बहते आ गया होगा ये कहीं पे. और जब वो ड्रम खिसकते खिसकते कोने पे आ गया था तो उन्होंने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. उस ड्रम में काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा भारी भी था. जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब उस ड्रम के ढक्कन को काफ़ी ज़्यादा टाइटली बंद करा गया था. आई विल पुट पिक्चर्स अभी, लेकिन उसके ढक्कन को काफ़ी ज़्यादा टाइटली बंद करा गया था और इतने दिनों से पानी में रहने की वजह से उसे नॉर्मली हाथों से खोल पाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इसीलिए इस ड्रम को एक सर्कुलर सॉ की मदद से कट करा गया और इसे काटने के बाद ये पता चला कि इसके अंदर तो कंक्रीट और काफ़ी सारे पत्थर भरे हुए थे जिसकी वजह से ही वो इतना भारी था. जैसे ही वो ड्रम कट करा गया तो वो फाउल स्मेल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी थी और इसीलिए पुलिस ने उस सीमेंट को तोड़ने का डिसीजन लिया. लेकिन जब पुलिस ने इस ड्रम के अंदर के सीमेंट को तोड़ा तो उनके सामने कुछ ऐसा बाहर आया जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं था क्योंकि पुलिस को इस ड्रम के अंदर मिला एक ह्यूमन स्कल. इस ड्रम के अंदर ह्यूमन स्कल, कुछ हड्डियाँ, एक कपड़े का टुकड़ा, 3 500 रुपये के नोट और एक 100 रुपये का नोट, एक चांदी का कमरबंद और 50 सेंटीमीटर लंबे बाल भी मिले थे. इन सब चीज़ों के मिलने के बाद इस केस को तुरंत ही एर्नाकुलम साउथ सर्कल इंस्पेक्टर्स ऑफिस को हैंड कर दिया गया एंड अ मर्डर केस वाज रजिस्टर्ड एज वेल. इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी सिबी टॉम को. सिबी टॉम कोई रैंडम पुलिस वाले नहीं थे. उन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल केसेस सॉल्व किए थे. उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट थी पूरी ब्रांच में. जब भी कोई मुश्किल केस आता था सब पुलिस वालों के दिमाग में सबसे पहला नाम सिबी टॉम का ही आता था.
उनके इस टैलेंट और स्किल की वजह से ही उन्हें वहाँ के लोग शर्लॉक होम्स भी बुलाते थे। अब सबसे पहली चीज़ ये पता लगाना थी कि ये हड्डियाँ आखिर एक लड़के की है या लड़की की हैं। तो ऑटोप्सी करने के लिए उन्होंने ये हड्डियाँ एर्नाकुलम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भिजवा दी और उस ड्रम के अंदर जितने भी और हड्डियाँ थी उन सबको ऑर्डर में लगा के ढंग से इन्वेस्टिगेट करा गया। लेकिन डॉक्टर्स के लिए कुछ भी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि आधा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे डिकम्पोज हो गई थी और जितनी भी बच्ची कुची हड्डियाँ थी वो भी कंक्रीट के अंदर थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बोन्स को ढंग से स्ट्रक्चर में लगाया और स्ट्रक्चर में लगाने के बाद ये पता चला कि या तो ये बोन्स किसी ऐसे आदमी की थी हु वाज अ टीनेजर या फिर ये किसी ऐसे पर्सन की हो सकती है जिसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स के पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं था जो उस हड्डियों की या फिर जो उस हड्डियों के ओनर्स की एज रिवील कर सके। अब डॉक्टर्स के पास दो पॉसिबिलिटीज़ थी रिगार्डिंग द एज एंड जेंडर। अब क्योंकि ड्रम में लंबे बाल भी मिले थे इसलिए ये कहा जा सकता था कि बॉडी किसी टीनेज लड़की की है, बट ये भी पॉसिबिलिटी थी कि स्केलेटन किसी टीनेज लड़के का हो जिसने अपने बाल लंबे कर रखे हों। फाइनली स्केलेटन के शॉर्ट बिल्ड और उसके नैरो जॉ बोन और रिब केज को देखकर ये कंफर्म हो चुका था कि ये किसी फीमेल का स्केलेटन है जिसकी उम्र मरते वक्त 15 से 25 साल की रही होगी। ड्रम में मिले बाकी सारे एविडेंसेस को भी एग्जामिन करा गया, स्पेशली जो नोट मिले थे पुलिस को, क्योंकि उन नोटों से पुलिस ये पता लगा सकती थी कि उस मर्डर का टाइमलाइन क्या रहा होगा, क्योंकि वो सारे के सारे नोट डीमोनेटाइजेशन से पहले के थे। एंड हमें ये चीज़ पता है कि डीमोनेटाइजेशन या फिर नोट जो बदली हुए थे वो हुए थे नवंबर 2016 से, विच अगेन इंडिकेटेड कि ये मर्डर नवंबर 2016 से पहले हुआ था। पर इस इंफॉर्मेशन से ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि 2016 से 2018 तक ऑलरेडी 2 साल गुजर चुके थे और ऐसा ज़रूरी भी नहीं था कि मर्डर 2016 में ही हुआ हो, वो उससे पहले भी हो सकता था। और जितना ज़्यादा टाइम गैप था पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन एविडेंसेस को एग्जामिन करने के बाद ये केस एक डेड एंड पे आ गया था ऑलमोस्ट। और इन सारी चीज़ों के अलावा सीबी टॉम के पास और कोई लीड थी ही नहीं। बट ऑन जनवरी 11 ऑटोप्सी शुरू होने के 3 दिन बाद डॉक्टर उमेश जो फॉरेंसिक टीम में मेन डॉक्टर थे उन्होंने सीबी टॉम को बताया कि उनकी टीम को बॉडी के लेफ्ट एंकल में एक 6.5 सेंटीमीटर का स्क्रू और वॉशर मिला है और ये स्क्रू एंकल में फ्रैक्चर के दौरान यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए। उन्हें नहीं पता था ये चीज़ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन सीबी टॉम के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी या फिर कितनी ज़्यादा नाकारी होगी, लेकिन फिर भी वो उन्हें हर एक छोटी चीज़ भी बता रहे थे इस केस में। उस स्क्रू के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, कुछ कोड टाइप का लिखा हुआ था, लेकिन डॉक्टर उमेश उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी लैब में इतनी एडवांस गैजेट्स या फिर टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो ये चीज़ देख पाएँ। नाउ सीबी टॉम एंड हिज टीम दे हैड नथिंग, तो वो लोग चांस नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा मंगवाया इस चीज़ की फ़ोटो लेने के लिए, इस स्क्रू की फ़ोटो लेने के लिए और उसे कुछ तो कोड पढ़ाने के लिए। और इस कैमरा की हेल्प से उन्होंने इस स्क्रू के ऊपर लिखी इन्फॉर्मेशन को देखा। उन्हें पता चला कि स्क्रू पर उसका बैच नंबर लिखा हुआ था विच वॉज 11.9.081 और स्क्रू के मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा हुआ था उस पर जो था पिटकर। पिटकर एक पुणे बेस्ड कंपनी थी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती थी और उनके इक्विपमेंट्स कई सारी जगह बल्कि पूरे इंडिया में जाते थे। तो अब एक इतनी बड़ी कंपनी के लिए जो पूरे नेशनल लेवल पे काम करती है उसके लिए ये ढूंढना कि ये स्क्रू हमने कब बनाया या इस स्क्रू की इन्फॉर्मेशन क्या है या फिर ये स्क्रू कहाँ यूज़ हुआ इज़ लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक। बट जब पुलिस ने इस बैच नंबर को ट्रैक किया तो उन्हें पता चला कि ये बैच नंबर 2016 में जितने भी स्क्रूज बने थे उनका ही था और ऐसे सिर्फ 161 स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए थे जिसमें से 155 स्क्रूज महाराष्ट्र और गुजरात में बेचे गए थे और 6 ही स्क्रूज थे जो केरला में बेचे गए थे। सो फाइनली 161 में से दिस इंफॉर्मेशन नैरोड डाउन टू 6 पीपल हु वर इन केरला। सीबी टॉम ने पहले इन्वेस्टिगेशन सिर्फ केरला में करना शुरू करा तो उन्हें जब पता चला कि पिटकर जो कंपनी थी जो ये स्क्रूज बनाती थी उनके जो डीलर हैं यहाँ केरला में उनका नाम था एस्क्वायर सर्जिकल्स और ये सिर्फ एक ही डीलर था जो केरला में पिटकर कंपनी के गुड्स को डील करता था। और तो और एस्क्वायर सर्जिकल्स कोइंसिडेंटली एर्नाकुलम में ही स्टैब्लिश था। सीबी टॉम ने एस्क्वायर सर्जिकल्स जाकर इस बैच नंबर से 2016 में जितने भी स्क्रूज भेजे गए थे उनका डेटा कलेक्ट किया और उन्हें उन 6 पेशेंट्स की डिटेल मिली जिनके लिए ये स्क्रूज यूज़ करे गए थे।
इन 6 पेशेंट्स में से 3 मेल थे और 3 फीमेल। अब क्योंकि पुलिस ने पहले ही ये चीज़ नैरो डाउन कर दी थी कि ये फीमेल की बॉडी थी, तो उन्होंने सिर्फ उन 3 के बारे में इन्वेस्टिगेशन करी। एंड कोइंसिडेंटली उन तीनों फीमेल का ऑपरेशन कोच्चि के विजय कुमार मेनन हॉस्पिटल में हुआ था और उनके नाम थे सोनी जो कि 43 साल की थी, सूर्या जो कि 26 साल की थी और KS शकुंतला जो कि 54 साल की थी। तो पुलिस ने इन तीनों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली और उन्हें कॉल करना शुरू करा। सोनी और सूर्या दोनों वेल ऑफ थी, दोनों अच्छी थी, दोनों सेफ थी, लेकिन शकुंतला से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा था पुलिस का। अब जब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो उन्हें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो जब उन्होंने धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेट करा तब उन्हें पता चला कि ना ही उनका लास्ट नेम सही था, ना ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर सही था और ना ही उनका एड्रेस सही था इस हॉस्पिटल में। लेकिन जो स्क्रू डेड बॉडी में मिला था, जो उसके डायमेंशंस थे, जो बैच नंबर था, वो सब कुछ शकुंतला के यूज़ करे हुए स्क्रू से मैच होता था। तो सीधा सीबी टॉम का शक ये था कि शकुंतला ही वो लेडी है, क्योंकि भाई फ़ोन भी नहीं उठा रही, तो शकुंतला ही वही लेडी है जिनका मर्डर हुआ है। लेकिन ही हैड नो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस टू प्रूव दिस थिंग। जब ये चेक करा गया कि शकुंतला से हॉस्पिटल में कौन कॉल मिलने आता था, तब पुलिस के सामने एक नाम आया, अश्वथी दामोदरन। वही एक अकेली थी जो शकुंतला से हॉस्पिटल में मिलने बार बार आती थी। इसलिए सीबी टॉम ने उसे कॉन्टैक्ट किया टू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ शकुंतला। अश्वथी शकुंतला की बेटी थी, बट काफ़ी सालों से उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी और वो शकुंतला से आखिरी बार 2016 में ही मिली थी, जिसके बाद से ही शकुंतला गायब हो गई थी और उसे नहीं पता था ये चीज़ कि वो कहाँ है, किसके साथ है और कैसी है। जब पुलिस अश्वथी से बात कर रही थी तो समथिंग वॉज वियर्ड अबाउट हर। सबसे पहली चीज़ ये कि तेरी मम्मी शी इज मिसिंग, ठीक है, योर मॉम इज मिसिंग एंड यू साउंड वेरी काम। तुम इतना कामली कैसे बोल सकते हो कि मेरी मम्मी मिसिंग है, मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद हर। और दूसरी चीज़ अजीब सी ये थी कि इफ़ शी न्यू कि हर मॉम वॉज मिसिंग, मेरी मम्मी गायब है, तो उसने कभी भी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई या फिर रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करी। तो और इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को ये चीज़ पता चली कि शकुंतला अश्वथी और उसके हस्बैंड सुधी की शादी से बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थी उस चीज़ के, जिसकी वजह से नाराज़ होकर सबसे पहले तो अश्वथी ने शादी कर ली थी, पर नाराज़ होकर उसने अपनी मॉम का घर छोड़ दिया और अपनी मॉम से कांटेक्ट ही तोड़ दिया। लेकिन फिर 2016 में अश्वथी का सुधी के साथ डिवोर्स हो गया था एंड शी हैड नो वेयर टू गो, तो इसीलिए वो अपनी मॉम के घर वापस आ गई अपने बच्चों को लेके। और उसने ये कहा कि साथ में कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने रहने के बाद वो उस घर से चली गई थी, अपने बच्चे वहीं छोड़ के अपनी मॉम के पास। नाउ ये सब कुछ बोला था अश्वथी ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं अपने मॉम के कांटेक्ट में क्यों नहीं थी। लेकिन पुलिस को ये चीज़ भी इजीली समझ आ रही थी कि इस स्टोरी में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। सेकेंड थिंग वाज, अगर तुम अपनी मॉम के कांटेक्ट में नहीं हो देन हाउ डू यू नो दिस थिंग कि शी इज़ मिसिंग। एंड द थर्ड थिंग वाज, व्हाट अबाउट योर हस्बैंड एंड व्हाट अबाउट योर किड्स। तो पुलिस वालों को लगा कि भाई ये बिना डंके की चोट के नहीं मानेगी, तो उन्होंने और भी ज़्यादा कड़ी इन्वेस्टिगेशन करी अश्वथी से और तब उसने अपने सारे राज एक एक करके बोले पुलिस को। सुधी से डिवोर्स के बाद जब अश्वथी शकुंतला के साथ दोबारा रहने आई थी, उसी दौरान अवस्थी की मुलाकात हुई TM सजित नाम के एक इंसान से, जो सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स का एक एम्प्लॉय था। एंड सून दे फेल इन लव और दोनों ने शादी भी कर ली। अश्वथी के 2 बच्चे जो उसकी पहली शादी से थे, उन्हें भी सजित ने एक्सेप्ट कर लिया था। इनफैक्ट वो उन दोनों को उनके बायोलॉजिकल फादर से भी ज़्यादा प्यार करता था। अश्वथी और सजित शादी के बाद शकुंतला के साथ ही रह रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। शकुंतला अपनी बेटी से नाराज़ थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया था। शी वॉज विद हर ग्रैंड किड्स। और अवस्थी भी अपनी नई शादी में बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन 9 जनवरी 2018 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से सजित की मौत हो गई। अब जो बचा था वो सिर्फ अश्वथी थी। और बैकएंड में जब अश्वथी का DNA मैच करा जा रहा था, तब पुलिस को ये चीज़ कंफर्म हो गई थी या फिर फॉरेंसिक को ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि ड्रम में मिली जो बॉडी है वो पक्का शकुंतला की है, क्योंकि DNA मैच हो रहा था दोनों का। तो ये चीज़ तो प्रूफ हो गई थी कि शकुंतला ही थी उस ड्रम के अंदर और उनकी फैमिली में अब सिर्फ अश्वथी जिंदा थी। लेकिन पुलिस को ये अभी भी नहीं पता था कि शकुंतला को आखिर मारा तो मारा किसने और उनका मोटिव क्या था। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि शकुंतला को क्यों मारा गया, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शकुंतला आखिर कैसी टाइप की इंसान थी। शकुंतला की लाइफ एक मिस्ट्री से कम नहीं थी। किसी को भी, इवन शकुंतला को भी नहीं पता था कि उनके रियल पेरेंट्स कौन थे। जब वो सिर्फ 6 महीने की थी तब सरस्वती अम्मा नाम की एक लेडी ने उन्हें वालियाकुलम पॉन्ड की स्टेयर्स पर रोते हुए देखा था
और वो उस छोटी बच्ची को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तो उन्होंने उस छोटी बच्चे को उठाया और अपने साथ उसे अपने घर ले गई, उसकी जिम्मेदारी उठाते हुए। सरस्वती अम्मा जो शकुंतला को उठा के लाई थी, उनके पहले से ही 3 बच्चियां थी, 3 बेटियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शकुंतला को अपनी बेटी जैसे ही प्यार करा। उन्होंने शकुंतला को स्कूल भेजा, उन्होंने कपड़े ला के दिए, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जो वो अपनी खुद की बेटियों को करती थी और जो वो अफोर्ड कर सकती थी। शकुंतला को उन्होंने अच्छी वैल्यूज सिखाई, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया, और तो और उन्होंने ही शकुंतला की शादी भी कराई थी, वो भी किसी ऐसे वैसे इंसान से नहीं, एक लोकल बीजेपी वर्कर से जिसका नाम था दामोदरन। सो शकुंतला एंड दामोदरन दे वर हैप्पी विद देयर मैरिज। उनके 2 बच्चे भी थे, अवस्थी और अनूप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दामोदरन को एक पॉलिटिकल केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ शकुंतला पर थी। लेकिन फिर भी शकुंतला जी ने हार नहीं मानी और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की थी। जो चीज़ें उनकी मॉम ने, सरस्वती अम्मा ने उन्हें सिखाई थी, वो सारी की सारी वैल्यूज़ वो पास करी थी अपने बच्चों में। लेकिन शायद से शकुंतला की लाइफ में खुशियों से ज़्यादा सैडनेस लिखी हुई थी, क्योंकि 2008 में अश्वथी ने शकुंतला के खिलाफ जाकर सुधी से शादी कर ली थी। तो पहला बहुत बड़ा दुख तो शकुंतला के लिए ये था। लेकिन 2012 में शकुंतला के बेटे अनूप का रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसका एक पैर काटना पड़ा था और दूसरे पैर में भी बहुत सारी इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अब वो कभी चल नहीं सकता था। अनूप की लाइफ एकदम से स्विच हो गई थी। पहले वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ही वांटेड टू हेल्प आउट हिज फैमिली, ही वांटेड टू हेल्प आउट हिज मदर, लेकिन अब वो दिन भर बेड में पड़ा रहता था एंड ही कुडंट वॉक ऑल्सो। और ये चीज़ बार बार देख के कि मैं अपनी मॉम की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज अगेन दे वर नॉट लाइक रिच, दे वर लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देख के कि मैं अपनी मॉम की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ें घर में नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी मॉम का हाथ नहीं बटा पा रहा हूँ, ये चीज़ें धीरे धीरे देख के और हमेशा कमरे के अंदर बंद रह के अनूप और भी ज़्यादा डिप्रेस होता चला गया। और एक दिन ये डिप्रेशन उस पर हावी हो गया एंड उसने अपनी ही जान ले ली। शकुंतला की बेटी भी नहीं थी उसके पास अब, और शकुंतला का बेटा भी मर चुका था। तो शकुंतला बिल्कुल अकेली हो गई थी और अपना गुजारा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो अपने स्कूटर के ऊपर रख के लॉटरी बेचा करती थी। अपनी लाइफ में इतना सब कुछ सहने के बाद भी शकुंतला बिल्कुल शांत स्वभाव की इंसान थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बट शी वॉजंट रूड टू पीपल। तो जब भी वो किसी नेबर से बात करती थी या किन्हीं लोगों से बात करती थी, तो बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में, बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली, बाबिल जैसे बात करती थी वो हमेशा लोगों से। और जब भी उनसे पीछे कोई नाम लगता था तो एग्जैक्टली बाबिल जैसे ही वो उस आदमी को अपने आगे लगा देती थी। बट ऑन अ सीरियस नोट, शकुंतला की लाइफ में सीरियसली कोई नहीं था, कोई भी नहीं था उनकी लाइफ में। इवन द नेबर्स दैट शी यूज्ड टू टॉक टू, वो उन्हें फ्रेंड्स नहीं बोल सकती थी, ठीक है, क्योंकि उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो फैमिली के नाम पे उनके पास सिर्फ उनकी बेटी ही थी, वो भी उनके साथ नहीं रहती थी। इसीलिए लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी और अपनी मॉम की विल के अगेंस्ट जाने के बाद भी जब 2016 में अवस्थी वापस आई अपनी मॉम के घर में रहने के लिए, तो उन्होंने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अवस्थी को अपनी मॉम से, शकुंतला से कुछ ज़्यादा खास लगाव नहीं था। वो सिर्फ वापस इसीलिए आई थी क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। सितंबर 1, 2016 की सुबह हर रोज़ की तरह शकुंतला अपने स्कूटर से लॉटरी टिकट बेचने के लिए निकली थी। लेकिन बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें वहाँ खड़े कुछ लोगों ने वीकेएम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि उनका एंकल फ्रैक्चर हो चुका था और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और उसी ऑपरेशन के वक्त उस स्क्रू को उनके एंकल में लगाया गया था। 15 सितंबर को उन्हें डिस्चार्ज तो कर दिया गया था, बट अभी भी उनके लेफ्ट एंकल में प्लास्टर लगा हुआ था। अश्वथी ही उनका ध्यान रख रही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के सिर्फ 4 दिन बाद ही शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया था, और ये इन्फेक्शन अश्वथी को या उसके बच्चों को ना हो, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ वहीं पास के एक लॉज में रहने के लिए चली गई थी। और सजित शकुंतला के साथ ही रह रहा था टू टेक केयर ऑफ हर। अश्वथी को उस लॉज में रहे हुए अब 11 दिन हो गए थे, और इन 11 दिनों में उसने एक बार भी अपनी मॉम के पास जाके ये कंफर्म नहीं करा कि क्या मेरी मॉम ठीक है या नहीं। और उसने खुद ही ये अंदाज़ा लगा लिया, खुद ही ये मान लिया कि अब तो 11 दिन हो गए हैं, अब तो वो ठीक हो ही गई होंगी। पर जब 26 सितंबर को अश्वथी वापस अपने घर आई तो उन्हें वहाँ अपनी मॉम शकुंतला नहीं दिखी। तो उसकी मॉम के साथ तो सजित था, तो उसने सजित से पूछा कि भाई मेरी मॉम है कहाँ। तो सजित ने उससे कहा कि शकुंतला जी अब ठीक हैं एंड वो एक बहुत ज़्यादा सही जगह में है एंड शी इज़ इन सेफ हैंड्स नाउ। एक्चुअली न्यू दिल्ली में शकुंतला जी के कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ जानने वाले थे, तो
अश्वती को लगा कि ओके, सेफ हैंड्स का मतलब ये हो सकता है कि शायद से मॉम वहाँ चली गई होंगी, और वैसे भी उसके अच्छे रिलेशन तो थे नहीं अपनी मम्मी से, तो उसने अपने हस्बैंड सजित से ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करी। वो हमेशा से एक्चुअली यही चाहती थी कि शकुंतला कहीं चले जाए और मैं इस घर में अकेले और आराम से रहूँ। अश्वती को अपनी मॉम के सडन डिसअपेरेंस की वजह से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ना ही उसने अपनी मॉम को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, ना ही सजित ने ये कोशिश करी कि दिल्ली में आखिर वो है कहाँ, ये जानने की कोशिश करी कि दिल्ली में आखिर वो है कहाँ। और सजित और अश्वती और उसके बच्चे अब शकुंतला के घर में ऐसे रह रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और वो ये भी भूल गए थे कि ये घर आखिर है किसका। ये सब पता लगने के बाद पुलिस का यही मानना था कि सजित ने ही शकुंतला जी को 19 से 26 सितंबर के बीच में मारा होगा, क्योंकि वो लास्ट आदमी था जिसने शकुंतला जी को देखा था, और उनकी बॉडी को उसने ही ड्रम में डालकर उसके अंदर कंक्रीट भर दिया होगा, और उसके बाद उसने इस ड्रम को लेक में डिस्पोज कर दिया होगा। लेकिन अभी भी पुलिस को ये समझ नहीं आ रही थी बात कि ये मर्डर एग्जैक्टली कब हुआ और इसके पीछे का रीज़न क्या था। ये सारे सवालों के जवाब सिर्फ सजित के पास थे, और सजित तो अब जिंदा था नहीं, तो पुलिस वालों ने उसके आसपास, जहाँ पे वो रहता था उसके आसपास पे अपने खुफिया जासूस लगा दिए, खबरी लगा दिए, ये जानने के लिए कि सजित का पास्ट क्या था। तो इन खबरियों से उन्हें पता चला कि अश्वती और सुधी उसके पहले हस्बैंड के डिवोर्स के बाद शी हैड एन अफेयर विद सजित, और अश्वती से मिलने के लिए सजित उसके घर आता जाता रहता था। शकुंतला को सजित पहले से ही पसंद नहीं था। एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये भी मिली कि अश्वती और सजित ने कभी शादी करी ही नहीं थी, और तो और सजित पहले से ही शादीशुदा था और वो अपनी वाइफ सरीगा के साथ एरूर में रहता था। नाउ अज्यूमिंग दिस थिंग कि सजित ने ही सब कुछ करा था और सजित ने ही शकुंतला जी को मारा था, पुलिस ने फिर भी ये सोचा सजित का स्टैचर देख के कि वो अकेला एक कंक्रीट भरा ड्रम इस घर से लेक तक नहीं ले जा सकता है अकेले। तो उनके दिमाग में ये था कि शायद से उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प करी होगी, या फिर एटलीस्ट उसने अपने दोस्तों से इस ड्रम का जिक्र करा होगा। इसीलिए अब पुलिस ने सजित के फ्रेंड्स पर भी नज़र रखना शुरू कर दिया था, एंड फाइनली उन्हें सजित का एक क्लोज फ्रेंड मिला जिसका नाम था सुरेश। सुरेश एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, और उसी ने सजित को वो ब्लू ड्रम दिया था। पर सुजित ने अपने दोस्त सुरेश से ये ड्रम अपने मदर इन लॉ के घर में पानी स्टोर करने के लिए मांगा था, और सुरेश ने बताया कि 2016 में ओनम के आसपास उसने ये ड्रम लाके सुजित को दिया था, विच कोइंसाइडेड विद द टाइमलाइन जब शकुंतला जी को चिकन पॉक्स हुआ था और जब अश्वती उनसे अलग हो गई थी 11 दिन के लिए और लॉज में रह रही थी। तब पुलिस ने सजित के 4 और दोस्तों को डिटेन किया, जिन्होंने ये एडमिट किया कि उन्होंने ही सजित की हेल्प करी थी उस ड्रम को डिस्पोज करने के लिए। बट सजित ने उनसे ये कहा था कि इसमें एनिमल बोन्स और वेस्ट भरा हुआ है। सजित के दूसरे दोस्त महेश के मिनी ट्रक से ही सजित ने अपने घर से वो ड्रम लेक तक पहुंचाया था। सजित ने उन्हें बताया था कि ड्रम में एनिमल वेस्ट है जिनकी बोन से वो इरिडियम बना रहा था, जो कि एक टाइप का मेटल है। लेकिन क्योंकि ऐसा करना इलीगल था, इसीलिए उसने अपने फ्रेंड्स की मदद मांगी थी उस ड्रम को डिस्पोज करने के लिए। सजित के फ्रेंड्स इन सब में फंसना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रात में ही ड्रम को डिस्पोज करने का डिसाइड किया था विदाउट इन्वाइटिंग एनी अटेंशन टू देम। कुंबलम लेक के पास में एक क्लिफ था जहां से उन्होंने इस ड्रम को धक्का मारा, और इसके बाद ये सब लोग चले गए सजित के साथ एक एटीएम के पास जहां से उसने कुछ पैसे निकाले, इन लोगों में बांटे, और सब फिर अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन उसके सारे दोस्तों में से ये चीज़ किसी को भी नहीं पता थी कि एक्चुअली उस ड्रम के अंदर था क्या। अब क्योंकि उसके दोस्तों ने ये चीज़ मेंशन करी थी कि वो लोग एटीएम पे भी गए थे, तो पुलिस ने उस ट्रांजैक्शन की डेट और ज़्यादा रिकवर करने का कोशिश करा, जिनसे उन्हें पता चला कि दिस मर्डर हैपेंड ऑन September 24, 2016। लेकिन स्टिल मर्डर का मोटिव आखिर था क्या? जब पुलिस सजित के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रही थी, तब उन्हें पता चला कि वो शकुंतला और अश्वती के एब्सेंस में अपनी वाइफ सारिका और अपनी माँ को शकुंतला के घर बुलाता था ताकि वो लोग अश्वती के बच्चों से मिल सके। सजित और सारिका की शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, लेकिन उनका बच्चा नहीं हो रहा था। इसीलिए सजित को अश्वती के बच्चों से इतना प्यार था। इतना ही नहीं, उसने अपनी बीवी सारिका से ये झूठ बोला था कि अश्वती बहुत गरीब है और इसीलिए वो उनके बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। सारिका और सजित की मॉम को उसकी इस बात पर बिलीव हो गया था, लेकिन सजित सब लोगों से झूठ बोल रहा था। एक दिन जब सारिका उन दोनों बच्चों से मिलने गई, तब शकुंतला ने सजित और सारिका को उनके घर से निकलते हुए देख लिया था।
जिसके बाद उसे सजिद की शादी के बारे में पता चल गया था और उसने सजिद को वार्निंग भी दी थी कि वो सारिका और अश्वथी को सब कुछ सच बता दे। शकुंतला को यह भी पता लग चुका था कि सजिद अश्वथी के बच्चों को अपने साथ ले जाने का प्लान बना रहा था और असलियत में उसने कभी अश्वथी से शादी करी ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें पता लगने के बाद और एक टाइमलाइन बनाने के बाद पुलिस इस कंक्लूजन पे आई कि सजिद ने ही अपनी मदर इन लॉ शकुंतला जी को मारा था, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं शकुंतला जी सारिका उसकी खुद की बीवी को और अश्वथी उसकी प्रिटेंड बीवी को सब कुछ बता ना दे और उसके बच्चे ले जाने का प्लान कहीं शकुंतला जी खराब ना कर दें। नाउ ये सब कुछ सुनने में थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लिकेट लगा होगा, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि इस केस में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि मैं तुम्हें ये एक केस बता रहा हूँ। इमेजिन कि सीबी टाउन पे क्या बीती होगी इस केस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली बात, नो इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात कि पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे थे, बहुत सारे नाम आ रहे थे। तो सीबी टाउन ने इस केस को एक्चुअली बहुत ज़्यादा बखूबी क्रैक करा था। लेकिन जब ये केस सॉल्व हुआ तो किसी भी आदमी को अरेस्ट नहीं करा गया, क्योंकि जो मेन कल्प्रिट था इस केस का वो तो मर चुका था, वो इस दुनिया में था ही नहीं। और क्योंकि सजिद जिंदा ही नहीं था और मेन मास्टरमाइंड वही था, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, तो ना ही अवस्थी को और ना ही सजिद के दोस्तों को भी अरेस्ट करा गया था। लेकिन सीबी टॉम ने एक स्क्रू की हेल्प से इस पूरे के पूरे केस को सॉल्व कर दिया था। दैट वॉज वेरी माइंड ब्लोइंग। एज मच एज आई विश कि सजिद को उसके क्राइम्स के लिए सजा मिलती, आई एम स्टिल हैप्पी कि शकुंतला जी को एक क्लोजर मिल गया होगा इवन इन हर आफ्टर लाइफ, यू नो। सो मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और केरला का ड्रम केस, ब्लू ड्रम केस, अभी यहीं पे समाप्त होता है। अगेन गाइस, फाइनली आई हैव इमोट्स, आई हैव स्टिकर्स फॉर मेंबर्स ओनली, सो प्लीज इफ यू कैन जॉइन माई मेंबरशिप। क्योंकि मैं अब फाइनली ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई एम गोना ऐड मोर कॉन्टेंट देयर, सो बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट थिंग ऑल्सो। बट बिफोर यू गो, इफ यू गाइस लाइक वॉचिंग ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि मैं वही बनाता हूँ यहाँ पे। एंड आई एम एमिंग फॉर 10 million, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। सो सब्सक्राइब टू मी बिफोर दैट थिंग। But with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.